गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो से मैं आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स किधर जा रही है ये बताना चाहता हूँ, और कैसे एक सन की आदमी के हाथ में वीटो पावर आ गया है, और वो आदमी किस तरह पूरी दुनिया का पीस डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, ऐसे वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं, और ऐसी सीधी बात और सच्ची और खरी बात बहुत कम लोग करते हैं। हम जैसे एक्सपर्ट्स का साथ दीजिए। हम पूरी दुनिया घूमे हुए लोग हैं और हमने दुनिया देखी है। हम लोग कोई चित्रा त्रिपाठी जैसे, रूबिका लियाकत जैसे हिंदू मुस्लिम वाले वीडियो नहीं बनाते। हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे को सपोर्ट कीजिए, और ये वीडियो आखिर तक देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखें आप लोग। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईरान और अमेरिका नेगोशिएशन टेबल पे थे ओमान में, और ओमान गवर्नमेंट का ये कहना है कि 95% तक के सलूशन निकल चुका था। 95% तक। जब दो कंट्रीज़ नेगोशिएशन टेबल पे है और नेगोशिएशन जारी है, उस वक्त अचानक एक कंट्री को इन्वाइट करना, और इतनी बुरी तरीके से इन्वाइट करना कि वहाँ पर 200, 300, 10 साल और 12 साल की एलिमेंट्री स्कूल की बच्चियाँ मर जाए, वहाँ पे वॉलीबॉल के प्लेयर्स मर जाए, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में सिविलियंस मर जाए। तो वो चाहता क्या था? वो चाहता था कि ये ट्रीटी साइन होने से पहले मैं एक बार ईरान पे अटैक करूं और उसको ख़त्म कर दूं, और उसके बाद ट्रीटी साइन करेगा ईरान घबरा के। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान डरने वालों में से नहीं है, और उसने दूसरे दिन से अटैक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सब हो रहा क्यों है? आज हम एक ऐसे एरा में एंटर हो चुके हैं जहाँ पर सिर्फ क्योस है, सिर्फ क्योस, और माइट इज़ राइट है, और एक यूनिपोलर सिस्टम काम कर रहा है, और वो है अमेरिका। अमेरिका की हेगेमनी नहीं जा रही है। वो अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करके कहीं पर भी किसी भी मुल्क में अटैक कर रहा है, और पूरी दुनिया का पीस, और उससे सफ़र कौन हो रहे? पूरी दुनिया सफ़र हो रही है, और पूरी दुनिया का पीस डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 का ज़माना फिर से आ गया है। वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो 1939 से 1945 सितंबर तक चली थी, और उसमें 85 मिलियन लोग मरे थे। उसमें भी ऐसी सन की लोग थे। उसमें हिटलर था जर्मनी का। तो आज के दौर में भी ऐसे डिक्टेटर हैं जो किसी चीज़ को नहीं मानते। अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ क्या था। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में कौन लड़ा था? सिर्फ दो भाग में बढ़ गई थी, पूरी दुनिया दो भाग में बढ़ गई थी। एक तरफ एक्सिस थी और एक तरफ जो है ये एलाइज थे। उस वक्त एलाइज में रशिया, यूके, फ्रांस और अमेरिका था, और इधर दूसरी तरफ जापान और जर्मनी और इटली थे। और आपको पता है कि उसमें 85 मिलियन लोग मारे गए थे। उस वक्त लोगों ने सोचा कि ऐसे डिक्टेटर्स, ऐसे सनकी लोग तो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। जब 6 साल में 3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मर जाती है, 39 से लेकर 45 तक,
तो लोगों ने सोचा कि कुछ इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, कुछ सिस्टम बनाया जाए, उन इंस्टीट्यूशन, उन सिस्टम्स, उन लॉज, उन नॉर्म्स के हिसाब से पूरी दुनिया चले और लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो। तो इमीडिएटली पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू 1945 सितंबर में एक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनता है। उसको रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर भी बोलते हैं और उसको वर्ल्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। ये साइन हुआ सितंबर 1945 में, इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। कौन साइन किया था? ब्राज़ील के एक डिप्लोमेट ने सैन फ्रांसिस्को में साइन किया था। ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर मेरे हिसाब से टोटली कोलैप्स हो गया है, और इसको कोलैप्स करने वाला कोई नहीं, वो सिर्फ अमेरिका है। ये सारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो चुके हैं और हम एक ऐसे एरा में जहाँ पे सिर्फ क्योस है और यूनिपोलर सिस्टम काम कर रहा है, अमेरिका उसमें एंटर हो चुके हैं। और अब जब तक कि ये ख़त्म ना हो, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में दोबारा पीस कभी लौटेगा नहीं। जब हमने एक सिस्टम बनाए हैं रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें सारे नेशन एग्रीड हुए थे कि हर कंट्री के मामला, कुछ नॉर्म्स, कुछ लॉस, कुछ इंस्टीट्यूशन है, वो डिसाइड करेंगे रादर देन पावर डायनामिक्स। लेकिन हो रहा क्या है, वो इंस्टीट्यूशंस बेमायनी हो गए, पूरा टोटली कोलैप्स हो गए। इंडिया से लेके यूएस तक पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है। इवन इन इंडिया हर जगह डिक्टेटरशिप फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों, ये जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर आया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर, उसमें यूनाइटेड नेशन बना, उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना, उसमें IMF बना, वर्ल्ड बैंक बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज़ बनी जिसके थ्रू लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करा जाता था। इसका मेन मकसद था कि कोर जो इसका प्रिंसिपल था कि किसी भी कंट्री का सॉवरेनिटी, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, उस पर कोई दूसरे मुल्क का इंटरफेरेंस ना हो, या दूसरा मुल्क उसको कब्ज़ा ना करे या उसको अटैक ना करे। इसका मेन मकसद था। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स था, फ्री ट्रेड था, कैसे मल्टीलैटरल कोऑपरेशन हो, डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन रहे, ह्यूमन राइट्स कैसे मेंटेन रहे, ओपन मार्केट कैसे आए, ये सब उसमें बहुत अच्छे से डिफाइंड था कि वर्ल्ड के डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व किए जाएंगे। आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं, और वो 5 मेंबर्स यूके हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। इसमें से सिर्फ एक कंट्री है चाइना, जो पीस लविंग है। तो अब जिसके पास वीटो पावर है और जो परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो है, वो खुद ही जंग चाहते हैं, वो पीस चाहते ही नहीं है। उसमें एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो पीस लविंग है। कुछ हद तक पहले, कुछ दिनों तक के आप यूनाइटेड किंगडम के बारे में बोल सकते थे, लेकिन अभी वो भी पूरा अमेरिका की जो बोलता है अमेरिका उसके हाँ में हाँ मिलाता है। फ्रांस भी वही कर रहा है।
रशिया आप देख रहे हैं यूक्रेन पे हमला किया। अमेरिका ने इस सिस्टम को, ये जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, इसको सबसे पहले इसका गलत इस्तेमाल अमेरिका ने स्टार्ट किया वियतनाम वार से। अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया, उसके बाद इराक पे इन्वेट किया, ज़बरदस्ती वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे, मतलब जो उसकी नहीं सुनेगा उसको ख़त्म कर देगा। तो फिर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन और दूसरे सिक्योरिटी काउंसिल और दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? जब आपको मनमानी करना है। उसके बाद गद्दाफ़ी का नंबर आया लीबिया का, उसके बाद हुस्नी मुबारक को उसने डिसलॉन्च किया, और उसके बाद अफ़गानिस्तान, और फिर ईरान के पीछे पड़ गया ज़बरदस्ती। अरे भाई, न्यूक्लियर ट्रीटी है, जिन्होंने साइन किया है 190 मेंबर है, 191 मेंबर जिन्होंने साइन किया है, और बाकी 5 मेंबर जो है उन्होंने साइन नहीं किया। उसमें इंडिया, पाकिस्तान भी है, सूडान भी है, सोमालिया भी है। तो भाई, जब एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन बना सकता है तो दूसरा क्यों नहीं बना सकता? जब इसराइल बना सकता है और वो ट्रीटी पे साइन नहीं कर रहा, इंडिया ट्रीटी पे साइन नहीं कर रहा, पाकिस्तान ट्रीटी पे साइन नहीं कर रहा, तो तुम ईरान के पीछे क्यों पड़े हो? जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम कंट्री है आप उसके पीछे पड़े हो? या आपको इसराइल उकसा रहा है कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए? तो ये कैसे हो सकता है? एक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन हो, दूसरे के पास नहीं, ये कैसे हो सकता है? या तो किसी के पास नहीं हो, सब साइन करो ट्रीटी, तुम्हारे पास रहेगा, जो तुम 5 मेंबर्स हो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेगा, जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये कहाँ का जस्टिस है और ये कहाँ का इंसाफ और पीस कैसे आ सकता है? भैया, तो न्यूक्लियर वेपन टोटली बैन करो, पूरी दुनिया से बैन करो, सब लोग साइन करो न्यूक्लियर ट्रीटी पे, या तो सबके पास हो या फिर किसी के पास ना हो। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक सन की आदमी की वजह से पूरी दुनिया का पीस डिस्टर्ब हो गया है और ये होता रहेगा। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि जो 5 परमानेंट मेंबर है ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के हैं, उसमें से एक चाइना और रशिया अलग है। तो ये इम्बैलेंस हो गया ना, पावर का इम्बैलेंस हो गया। इसमें जब तक बैलेंस नहीं लाओगे, आज की डेट में जो पीस लविंग कंट्रीज़ है उसमें ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चाइना बहुत हद तक बोल सकते हैं, चाइना है, जापान है, जापान को कोई मतलब नहीं किसी से, कोरिया को आपने छोड़ दिए, इतना बड़ा पावर को। तो जब तक आप इन लोगों को परमानेंट मेंबर नहीं बना सकते हैं और इनको वीटो पावर नहीं देते हैं, तब तक ये मनमानी चलते रहेगा। या तो वीटो पावर का सिस्टम ख़त्म करो या फिर सबको इंक्लूड करो, हर कॉन्टिनेंट, हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव उसमें होना चाहिए, ताकि एक आदमी वीटो का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल ना करे और ये अमेरिकन हेगेमनी ख़त्म हो। ये अमेरिकन हेगेमनी जब तक ख़त्म नहीं होंगी, जब तक ऑस्ट्रेलिया, मैंने जो अभी नाम लिया था आपको, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, जापान, मलेशिया और दूसरी इस तरह की कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पैरेलल में अपना एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बनाते, उनको काउंटर करने के लिए, तब तक ये मनमानी चलते रहेगी, तब तक ये मनमानी ख़त्म होना नहीं है और ये पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा इसी तरह।
तो दोस्तों मेरा मेन मकसद कहने का ये था कि ये जो यूनिपोलर सिस्टम है, एक आदमी के हाथ में पूरी ताकत चले गई, एक सनकी आदमी, चलो कोई समझदार आदमी प्रेसिडेंट होता तो वहाँ तक ठीक था, एक पेडोफाइल्स, एक रेपिस्ट और एक गैर जिम्मेदार आदमी, उसके हाथ में वीटो पावर आ गया है। उसको ख़त्म कैसे करना, ये वर्ल्ड को सोचना पड़ेगा। इनको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल में, चाइना को हेड बनाओ उसका, ऑस्ट्रेलिया को लाओ उसमें, न्यूजीलैंड को लाओ उसमें, जापान को लाओ उसमें, नॉर्थ कोरिया लाओ, साउथ कोरिया लाओ। जब तक कि ऐसा एक पैरेलल में ताकतवर सिस्टम नहीं बनता इनको काउंटर करने को, वर्ल्ड पीस कभी वापस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये सब कोलैप्स हो चुके, बेमायनी हो चुके, इनका कोई मतलब नहीं, इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है। एक सन की जो चाह रहा है वो कर रहा है और पूरे वर्ल्ड को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। वो चाहेगा तो टैरिफ लगेगा, ये क्या बात हुई? वो चाहेगा, वो बोलेगा कंट्री को, इंडिया को, कि तुम यहाँ से ऑयल मत खरीदो। वो बोलेगा इंडिया को कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तुम्हारे मार्केट में बिकेगा। भाई ये अमेरिकन हेगेमनी कैसे ख़त्म होंगी? जब तक हम पैरेलल में एक नया कंसोर्टियम, एक ऐसा उनके बराबर की ताकत का हम नहीं बनाते। चाइना को उसका हेड बनाओ, रशिया को है समझदार, लेकिन रशिया भी तो वही कर रहा है, अपने वीटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो आज यूक्रेन पे इतने सालों से हमले कर रहा है। तो रशिया भी कोई समझदार कंट्री नहीं है। तो पीस लविंग कंट्रीज़ को साथ में आना चाहिए और यूएस से डरना छोड़ना चाहिए कि हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारे वीटो को नहीं मानते। जब तक सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 परमानेंट मेंबर उसके एलाइज हैं, ये मनमानी करेगा। वैसे तो ये उनकी भी नहीं सुनता है, वो नाम के एलाइज हैं, वो नाम के परमानेंट मेंबर है, ना फ्रांस की सुनता है, ना यूके की सुनता है, ना किसी की सुनता है। वो उसके मन में जो आता है वो अपने कांग्रेस की नहीं सुनता ना। भाई प्रेसिडेंट का जो वीटो है उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है कांग्रेस बाय 2/3 मेजॉरिटी, उसको इतना पावर है, लेकिन वो कांग्रेस की भी नहीं सुन रहा ना, वो कांग्रेस की भी नहीं सुन रहा। आज कांग्रेस 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा बोल रही है उसको कि आप ईरान पे अटैक मत करो, आप इज़राइल का साथ मत दो, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा है। वो चाहता ही नहीं है पीसफुल नेगोशिएशन हो। ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन वो उसकी गलत फहमी थी और ये एक क्या बोलना चाहिए, उसने अंडर एस्टिमेट किया उसकी ताकत को, ईरान की ताकत को, वो बैकफायर हो गया। उसने सोचा कि मैं ये ट्रीटी साइन होने से पहले अटैक कर देता हूँ और डैमेज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता हूँ उसको, और फिर वो खमैनी साहब के शहीद होने के बाद तो खुद ब खुद सरेंडर कर देगा और नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा, लेकिन वो बैकफायर हो गया। तो दोस्तों जितने भी समझदार लोग हैं, वर्ल्ड पीस वापस आने के लिए रूल बेस्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, वो सारे इंस्टीट्यूशन को दोबारा जिंदा करो। जब तक ये सिस्टम जिंदा नहीं होंगे, अभी तो वो पूरे टोटली कोलैप्स हो गए, उस बेमायनी हो गए, नाम के हो। ह्यूमन राइट्स किधर है? ह्यूमन राइट्स भाई, 3 लाख बच्चे मर गए, किधर है ह्यूमन राइट्स? तो क्या फ़ायदा है ऐसे इंस्टीट्यूशन का? कोई फ़ायदा है ऐसे इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे 1-1 साल के बच्चों को मारा जा रहा है? दोस्तों ये यूनिपोलर सिस्टम जब तक ख़त्म नहीं होगा, अमेरिका का वीटो जब तक ख़त्म नहीं होगा, वर्ल्ड में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगा, कभी पीस नहीं आएगा।